हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना में समाजशास्त्र के बीए पार्ट 3 के सभी विद्यार्थियों का पेपर सेकंड में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपके मध्य उपस्थित हुए हैं वह टॉपिक है नगर अर्थात सिटी। तो आज हम चर्चा करेंगे नगर का अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं और प्रकार क्या हैं। इन सब पर दृष्टिपात करते हैं। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो बच्चों, सभ्यता का अर्थ है नगर और नगर का अर्थ है सभ्यता। सभ्यता का अर्थ है नगर और नगर का अर्थ है सभ्यता। यह कथन रॉबर्ट बी रेस्टेड का है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण फेमस समाजशास्त्री हैं हमारे। वस्तुतः मानव ने नगरों का निर्माण किया, ये हम सब मानते हैं, जानते हैं। और नगरों ने बदले में मानव को सभ्य बनाया। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे की पूरक प्रतीत होती हैं। एक के अभाव में दूसरा प्रभावहीन हो जाएगा। विश्व में नगरों के उत्थान के साथ जब मानव नगर का एक सदस्य बना, तभी से वह नागरिक कहलाया। उससे पहले वो नागरिक नहीं था। जब नगर बना और वो उसका निवासी बना, तब जाकर के वो नागरिक हुआ। और नागरिक कहते ही क्या लगता है, एक सभ्य व्यक्तित्व समक्ष आता है हमारे। ठीक है। समाजशास्त्रियों ने नगरों को अपने अध्ययन की विषय वस्तु बनाया, वो भी कब, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। तो तब से ये महत्वपूर्ण होता चला गया। आज नगर समाजशास्त्र की शाखा नगरीय समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु के रूप में उभरा है। तो चलिए अब दृष्टिपात करते हैं परिभाषाओं पर। एक राइटर हैं हमारे वर्गेल ने लिखा है कि किसी स्थान, जैसे एक घोषणा पत्र या चार्टर जो एक उच्च अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया है, उसको कानूनी रूप से नगर परिभाषित किया गया है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। वर्गेल के शब्दों में किसी स्थान, जैसे एक घोषणा पत्र यानी चार्टर जो एक उच्च अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है, को कानूनी रूप से नगर परिभाषित किया गया है। तो ये बात हुई वर्गेल की। अब चलते हैं समाजशास्त्र, ये कानूनी दृष्टिकोण है। अब हम आपको बताते हैं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ममफोर्ड ने नगर इस प्रकार परिभाषित किया है। नगर स्पष्ट अर्थों में एक भौगोलिक ढांचा है, एक आर्थिक संगठन एवं एक संस्थात्मक प्रक्रिया तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का मंच है और सामूहिक एकता का एक सौंदर्यात्मक प्रतीक है। तो ये बहुत ही सुंदर परिभाषा है और मैं इसकी PDF भी आपके लिए डालूंगी, तो उसमें आपको लिखी हुई मिल जाएगी। परिभाषा समाजशास्त्री दृष्टिकोण से है और परिभाषा करने वाले जो समाजशास्त्री हैं वो हैं ममफोर्ड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ही वर्गेल ने भी एक परिभाषा दी है। उनके अनुसार कोई भी ऐसी बसावट जहाँ अधिकांश निवासी कृषि से अतिरिक्त गतिविधियों में लगे हों, यानी कृषि कार्य नहीं है वहाँ कृषि के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में लगे जो लोग हैं, वहाँ उस बसावट को हम क्या कहेंगे, नगर कहेंगे। इसी तरह एक और राइटर हम आपके समक्ष रखते हैं, वो है लुई वर्थ के शब्दों में सामाजिक रूप से विषमता लिए हुए व्यक्तियों की स्थायी बसावट जो अपेक्षाकृत बृहत एवं सघन है, सघन मीन्स घनी है, को नगर कहेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको परिभाषाएं बताई।
और दृष्टिकोण से बताई। तो एक कानूनी दृष्टिकोण से वर्गेल की परिभाषा बताई है और समाजशास्त्री दृष्टिकोण से मैंने आपको 3 परिभाषाएं बताई हैं। एक ममफोर्ड की बताई है, दूसरा वर्गेल की बताई है और तीसरा लुई वर्थ की बताई है। चलिए अब देखते हैं बहुत संक्षेप में नगर की विशेषताएं क्या हैं। तो ये बहुत सारी विशेषताएं समाजशास्त्रियों ने बताई हैं, मैं उनमें से कुछ आपके समक्ष रखती हूँ। पहली देखिए, सामाजिक विजातीयता। नगर में क्या होता है, असमानता बहुत होती है। सब तरह के लोग आपको मिलेंगे, जैसे लोअर क्लास है, मीडियम क्लास है, अपर क्लास है ना। और भिन्न भिन्न तरह के, विजातीयता मीन्स वहाँ भिन्नताएं बहुत हैं नगर में। दूसरा देखिए, द्वितीयक साहचर्य। नगर में साहचर्य यानी सहयोग, संबंध कैसे हैं, द्वितीयक हैं, प्राथमिक नहीं है। वहाँ उतना अपनापन, अब उतना लगाव नहीं होता है। वहाँ कई बार तो नगरों में, महानगरों में पता ही नहीं होता हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है। तो इस तरह से साहचर्य कैसा है, द्वितीयक है। वह जब तक काम है तब तक संपर्क है। अब तीसरा देखिए, सामाजिक सहिष्णुता का भी थोड़ी सी कमी है। जितना गांव में अधिक है या सरल समाजों में अधिक है, उतना नगरों में नहीं है सामाजिक सहिष्णुता। द्वितीय का नियंत्रण, नगरों में जो है नियंत्रण है किसके थ्रू है, कानून के थ्रू, प्रशासन के थ्रू, सरकार के थ्रू, है ना, इन सब के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। जबकि गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में प्राथमिक नियंत्रण होता है जो आदमी को उसके परिवार के से ही मिलता है, पड़ोस से मिलता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आदमी किससे नियंत्रित होता है, कानून से, प्रशासन से, है ना। तो इस तरह से द्वितीयक नियंत्रण है। एक और देखिए, सामाजिक गतिशीलता। यहाँ नगरों में सामाजिक गतिशीलता बहुत ज़्यादा है, तीव्र है। कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्रुप से किसी भी ग्रुप में जा सकता है, बशर्ते तो उसमें लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, उसके पास साधन होने चाहिए। और एक और बात देखिए, ऐच्छिक साहचर्य। यहाँ सब कुछ इच्छा पर डिपेंड करता है। आप चाहें उसके सदस्य बने, आप चाहें तो किसी को सहयोग करें, आप चाहें तो न करें। तो ये नगरों की विशेषता है, ऐच्छिक साहचर्य। एक और देखिए बात कि व्यक्तिक पहचान। नगरों में क्या होता है, व्यक्तिक पहचान होती है। आदमी का अपना व्यक्तित्व क्या है, उससे जाना जाता है। वो जाति से, धर्म से या कुल खानदान से उतना उसका महत्व नहीं होता जितना उसकी व्यक्तिक पहचान होती है। इसी तरह देखिए, स्थानीय पृथक्करण। यहाँ ये एक नगर दूसरे नगर से अलग होता है। तो इस तरह से मैंने आपको नगर की कुछ विशेषताएं बताई। अब देखते हैं थोड़े से नगरों के प्रकार क्या हैं। ठीक है, तो नगरों के प्रकार में हम देखते हैं उद्विकासीय। हम कुछ आधार बताते जाएंगे, उसके आधार पर जो प्रकार हुए हैं उनको हम समझाते जाएंगे। तो पहला आधार हम बताते हैं आपको, उद्विकासीय आधार। उद्विकासीय आधार पर सोवर्ग नाम के समाजशास्त्री ने 3 प्रकार के नगर बताए हैं। फिर से देखिए, उद्विकासीय आधार पर सोवर्ग नाम के समाजशास्त्री ने 3 प्रकार के नगर बताए हैं। पहला पूर्व शिक्षित नगर, दूसरा पूर्व औद्योगिक नगर और तीसरा औद्योगिक नगर। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा देखते हैं, प्रकार्यात्मक आधार पर नगरों के प्रकार क्या हैं। तो प्रकार्यात्मक आधार पर एक समाजशास्त्री हमारे एस रोमर, तो उन्होंने यानी एस रोमर ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मॉडर्न सिटी। और उस पुस्तक में उन्होंने नगरों को 5 वर्गों में विभाजित किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है। इसको ध्यान से देखिए। प्रकार्यात्मक आधार पर एस रोमर ने मॉडर्न सिटी नाम की अपनी पुस्तक में नगरों को 5 वर्गों में विभाजित करके आपको बताया है कि 5 प्रकार के नगर हैं। तो देखिए, पहला क्या है, संस्थाओं के प्रधान स्थल के रूप में जो नगर हैं, तो उनके मैं कुछ उदाहरण देकर के आपको समझाती जाती हैं। जो संस्थाओं के प्रधान स्थल हैं, जैसे मथुरा है, बनारस है, अयोध्या है, और विश्व में देखा जाए तो वेटिकन सिटी है। ये सिर्फ धर्म के आधार पर यहाँ क्या है,
संस्थाओं के प्रधान हैं ये जो स्थल हैं, जो सिटी हैं। इसी तरह से दूसरा देखिए व्यापारिक केंद्र, तो यहाँ पर व्यापार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस तरह के कुछ उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, जैसे मुंबई है, कलकत्ता है, गुड़गांव है, ये सब व्यापार के लिए जाने जाने वाले और भी बहुत सारे नगर हैं जो व्यापारिक केंद्र कहे जाते हैं। तीसरा देखिए औद्योगिक केंद्र, तो इसमें आपका जमशेदपुर आ जाएगा, कानपुर आ जाएगा, भिलाई आ जाएगा, क्योंकि ये औद्योगिक महत्व से ही जाने जाने वाले नगर हैं। जमशेदपुर टाटा वाला है, कानपुर चमड़े के उद्योग के लिए है, आगरा पेठा वगैरह कालीन वगैरह के लिए है, भिलाई लोहे और स्टील के काम के लिए जाना जाता है। तो इस तरह के ये नगर हैं जो औद्योगिक छवि से पहचाने जाते हैं। अब नेक्स्ट में देखिए महानगरीय केंद्र, इनमें कौन कौन से हैं? जो दिल्ली है और जितने भी हमारे स्टेट हैं उन सब की कैपिटल्स अर्थात उनकी राजधानियाँ वो इस क्षेत्र में आ जाएंगी। ठीक, अब चलते हैं और आगे। अब उसमें देखते हैं अवलंबित नगर। ये जो नगर हैं अवलंबित भी दूसरों पर डिपेंड हैं, तो इनको हम देखें टूरिस्ट प्लेसेस वाले हैं ये, है ना, पर्यटन के लिए मशहूर माने जाते हैं ये। तो इनमें भारत में जब हम देखते हैं तो कौन कौन है? मसूरी है, नैनीताल है, माउंट आबू है और भी बहुत सारे हैं जो बहुत ही फेमस हैं इसके लिए, पर्यटन के दृष्टिकोण से। आगरा भी उसमें एक आ जाएगा। अच्छा, एक और देखिए, अब तीसरा आधार मैं लेती हूँ और उसमें बताती हूँ विशेषीकरण के आधार पर। एक हमारे समाजशास्त्री हैं L.A. हार्वर्ड और उनके एक साथी हैं नाइल जिस्ट। ठीक है, विशेषीकरण के आधार पर नगरों का विभाजन करने वाले या नगरों का प्रकार बताने वाले जो समाजशास्त्री हैं वो हैं L.A. हार्वर्ड और उनके एक साथी हैं नाइल जिस्ट। इन्होंने 6 प्रकार के नगर आपको बताए हैं। हालांकि वो वही हैं जो प्रकारात्मक आधार पर हैं, उनसे मिलते जुलते हैं। तो अब हम आपको एक एक करके बताते हैं। उत्पादन के केंद्र, जहाँ चीज़ें उत्पादित होती हैं, उनमें जैसे चमड़ा वाला मैंने आपको पहले ही बताया है, कानपुर है, रांची है, बरेली है, सूरत है। सूरत साड़ियों के लिए टेक्सटाइल के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है। जमशेदपुर है जो लोहा और स्टील के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है। तो ये इस तरह के जो केंद्र हैं वो कौन से हैं? उत्पादन केंद्र हैं। दूसरा देखिए व्यापार और वाणिज्य केंद्र। ये भारत का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिटी है वो है मुंबई। क्यों? क्योंकि वहाँ बंदरगाह वगैरह भी है जिससे बाहर से आवाजाही बहुत आसानी से हो जाती है। बाहर मीन्स विदेशों से व्यापार का आवागमन होता है। अब तीसरा देखिए राजधानियाँ। तो ये जो नगर हैं वो राजधानियों के रूप में बसे हुए हैं। स्पेशली इसमें जब आप देखेंगे तो पेरिस है, लंदन है, भारत का दिल्ली है। ठीक है, तो ये राजधानियाँ वाले हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, एक है स्वास्थ्य और मनोरंजन के केंद्र वाले जो सिटीज़ हैं, उनमें कौन कौन आएंगे? उनमें आएंगे मसूरी, नैनीताल, शिमला, अल्मोड़ा, गोवा आदि। ठीक है, अब कुछ सांस्कृतिक केंद्र हैं जैसे अयोध्या है, बनारस है, प्रयाग है, इस तरह के जो केंद्र हैं वो इसमें नगर जो हैं वो इस केंद्र में आ जाएंगे। अब देखते हैं विविध प्रकार के केंद्र। तो ये वो नगर हैं जिनमें बहुत सारी वैरायटी एक ही नगर में मिल जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं बनारस। तो बनारस धर्म के लिए भी फेमस है। बनारस BHU यूनिवर्सिटी यानी शिक्षा के लिए भी फेमस है। बनारस में साड़ियाँ बनती हैं तो व्यापार के लिए फेमस है। तो इस तरह से ये कैसे हो गए? विविध प्रकार के हैं। अच्छा, इसी तरह से हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो एक वे नगर हैं जिनको पूरे प्लानिंग के साथ, योजना के तहत नियोजित किया गया है। तो उसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो नगर आता है वो आपका आता है चंडीगढ़। तो बच्चों आज हमने जो नगर के बारे में अर्थ देखा, परिभाषाएं देखी और उनकी विशेषताएं देखी और उनके प्रकार देखें। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे
कांटेक्ट कीजिए। मैं आपकी हर क्वेरी को सॉल्व करने का प्रयास करूँगी। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप चाहें मोबाइल पर मुझे कॉल करें, आप चाहें तो ईमेल पर मुझे समस्या लिख भेजें, और आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे कांटेक्ट करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और कल फिर नए एक टॉपिक के साथ आगे मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।